हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। चलिए, आज एक नया क्लास होने वाला है और आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में एक या दो प्रश्न इससे जरूर आता है। वह क्या टॉपिक है, वह क्या हेडिंग है, चलिए यहाँ पर लिखा गया है रासायनिक संयोग के नियम। हमारा आज का हेडिंग क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे, लिखा गया है रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, इससे ना प्रश्न में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। जैसे इससे क्या पूछा जाता है, कौन सा प्रश्न आता है, इसमें पढ़ना होता है पहला नंबर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या आपसे पूछ लिया जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हमारा हेडिंग क्या है, रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए इसमें देखिए वो क्या क्या पढ़ना है। पहला नंबर आप देखिए ध्यान से, पहला नंबर देखिए इसमें हमें क्या पढ़ना है। पहले का नाम रखा गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहले का नाम क्या रखा गया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यह हमें पहला नंबर हेडिंग है हमारा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इसी का नाम रखा गया है पदार्थ के अविनाशिता का नियम। तो आप लोग लिखते रहिए, क्या इसी का नाम रखा गया है, पदार्थ के अविनाशिता का नियम। लिखा हुआ टैप स्क्रीन टू रिटर्न टू ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग। उनको परिभाषा लिखा पे रखे, ऐसा काहे हो गया है, इसी लेखन नया मोबाइल हो ना, उनमें ऐसा ना होता रहा। इकाई लिख दे रहा, कुछ जानत है, टैप ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग। नया नया रहे तो नया नया रहे तो मेरे भाव खाए। अच्छा, हम का वही चीजें हम कहते ना। चलो इतना काटे पीटे पड़े। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ के अविनाशिता का नियम। चलिए यह पहला नंबर है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए दूसरा नंबर हमें क्या पढ़ना है, दूसरा नंबर आप सभी को समझ आएगा, बस आप पूरी क्लास को देखिए। चलिए दूसरे नंबर का नाम रखा गया है, दूसरे नंबर का नाम स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, आप लोगों को सब कुछ समझ आएगा। चलिए तीसरा नंबर आज हमें क्या पढ़ना है, तीसरे नंबर का नाम रखा गया है गुणित अनुपात का नियम। तीसरे नंबर का क्या नाम रखा गया है, गुणित अनुपात का नियम।
गुणित अनुपात का नियम। आज हमें नियम ही सब पढ़ना है और पेपर में एक दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। गुणित अनुपात का नियम जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। और अगला नंबर चौथा नंबर देखिए हमें क्या पढ़ना है, उसका नाम रखा गया है व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। चौथा नंबर देखिए व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। चलिए इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम रखा गया है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या इक्विवेलेंट प्रपोर्शन। तो अगला नंबर हमारा क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रपोर्शन। चलिए लास्ट नंबर पांचवा नंबर क्या सीखना है, पांचवा नंबर हमारा है गैलुसैक का नियम। गैलुसैक का नियम। तो देखिए आज हमें क्या पढ़ना है, आज का हमारा हेडिंग क्या है, आज का हमारा हेडिंग है रासायनिक संयोग के नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसका मतलब क्या है, रासायनिक संयोग मतलब मिलना, संयोग मतलब मिलना। जैसे जब दो पदार्थ आपस में मिलाया जाता है, जब दो पदार्थों को मिलाया जाता है तो उनमें क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? क्रियाएं। जब दो पदार्थों को आपस मिलाया जाता है तो उनमें रिएक्शन होता है। तो जो रिएक्शन होता है वह क्या करते हैं, वो रिएक्शन इन पांचों में से उसमें कोई ना कोई जरूर नियम लगता है। जब दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करते समय इन पांचों में से उनमें कोई ना कोई नियम जरूर लगता है, तब जाकर वह क्रिया क्या होता है, पूरा होता है। तो रासायनिक संयोग के नियम में हमें 5 नियम पढ़ना है। जैसे पहला नंबर द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ के अविनाशिता का नियम, या पदार्थ के अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगला नंबर हमें पढ़ना है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, जिसे हम कहेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। अगला नंबर गैलुसैक का नियम, जिसका नाम रखा है गैलुसैक्स लॉ। समझ आया ना? तो हमें आज ही 5 नियम पढ़ना है। चलिए पहले आप लोग इस 5 नियमों को अपने कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद स्टेप वाइज मैं आपको इन 5 नियमों को बताता हूं।
चलिए अब हम देखते हैं। चलिए पहला नंबर हम देखते हैं कि रासायनिक संयोग का नियम, इसका परिभाषा क्या होता है। चलिए इसका परिभाषा लिखिए। लिखिए, जब जब दो या अधिक पदार्थ जब दो या अधिक पदार्थ जब दो या अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, आपस में संयोग करते हैं, संयोग का मतलब होता है मिलना, आपस में संयोग करते हैं तो वे आपस में संयोग करते हैं तो वे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करने के लिए जिन नियमों का पालन करते हैं, करने के लिए जिन नियमों का पालन करते हैं, जिन नियमों का पालन करते हैं उन्हें रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। चलिए हमारा हो गया परिभाषा कि रासायनिक संयोग के नियम किसे कहते हैं। जब दो या अधिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो वे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करने के लिए जिन नियमों का पालन करते हैं। जब दो पदार्थ आपस में संयोग करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया पूरा करने के लिए वे जिन नियमों का पालन करते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें इन पांचों में से कोई ना कोई नियम जरूर लगता है, इन पांचों में से कोई ना कोई नियम जरूर लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग के नियम। तो चलिए हमारा हो गया। अब देखिए पहला नंबर क्या है हमारा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब यह देखेंगे, उसके बाद हम यह देखेंगे, क्रम से हम सभी नियम को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आज हम बस सिर्फ 3 नियम पढ़ेंगे। आज कौन कौन सा नियम पढ़ेंगे, पहला नंबर आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा नंबर पढ़ेंगे स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, और तीसरा नंबर हम पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम। तो चलिए पहला हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, पहला हेडिंग लिख लीजिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए देखिए हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। चलिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है
द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो चलिए, हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो देखिए, हमारा यह नियम है। इसका मतलब क्या होता है? जो पदार्थ, द्रव्य का मतलब पदार्थ ही होता है, तो पदार्थ को न तो उत्पन्न हम कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। पदार्थ को उत्पन्न और हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसी में लिखिए अर्थात पदार्थ या द्रव्य अविनाशी है। अर्थात पदार्थ या द्रव्य अविनाशी है। अविनाशी का मतलब होता है जिसे हम नाश नहीं कर सकते हैं। नाश का मतलब नष्ट। तो जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ का मतलब जैसे कोई भी, जैसे मिट्टी हो गया ना। अब मिट्टी जैसे आप उसे नष्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसे नष्ट नहीं कर सकते हैं, बस वो परिवर्तित होता है। जैसे आम हो गया, कोई भी चीज हो गया, अब वह सड़ता है, गलता है, तब सड़ने गलने के बाद वो दूसरे पदार्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। जैसे दूध अब नष्ट होकर क्या बनेगा? दही बनेगा। और कोई भी पदार्थ नष्ट होता है तो दूसरे पदार्थ में क्या हो जाता है? बस परिवर्तित होता है। एकदम से नष्ट पूरा नहीं होता है, नष्ट पूरा नहीं होता है। तो द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात पदार्थ या द्रव्य अविनाशी है। अर्थात पदार्थ या जो द्रव्य है ना, इसे हम नाश नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पहला नियम है, बहुत सिंपल सा है कि पदार्थ या द्रव्य को नष्ट नहीं किया जा सकता है। चलिए, इसी को इस प्रकार भी बताया जाता है, इस नियम को इस प्रकार भी बताया जाता है। चलिए देखिए वह क्या है। इसे इस प्रकार भी बताया जाता है कि किसी रासायनिक क्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान किसी रासायनिक अभिक्रिया में विकारक और उत्पाद का द्रव्यमान सदैव आपस में बराबर होता है। सदैव आपस में बराबर होता है। तो यही हमारा क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ऊपर जो लिखा गया है आप इसे भी लिखेंगे। यदि पेपर में आपके आ गया, यदि पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो आप जो ऊपर लिखा गया है इसे भी लिखेंगे और आप इससे भी लिखेंगे। क्या लिखा गया है नीचे? कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान सदैव क्या होता है? आपस में बराबर होता है। अर्थात जैसे देखिए इसका उदाहरण थोड़ा सा आप समझिए। जैसे देखिए इसका उदाहरण,
जैसे हो गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्या हो गया, देखिए जो मरकरी होता है, मरकरी, मरकरी का प्रतीक क्या होता है, मरकरी का प्रतीक होता है Hg। तो मरकरी भी जो होता है दो प्रकार से होता है, एक Hg के ऊपर होता है प्लस और एक Hg के ऊपर होता है +2। तो इसे हम कहते हैं मर्क्यूरस, क्या कहते हैं इसे, जो जिसके ऊपर कम आयन है उसे हम कहेंगे मर्क्यूरस, जिसके ऊपर ज्यादा आयन है उसे कहेंगे मर्क्यूरी। तो आपके किताब में ही एग्जाम्पल दिया गया है, आपके किताब में ही लिखा भी गया है हिंदी में, हिंदी में क्या लिखा गया है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्या लिखा गया है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। आपके बुक में लिखा गया है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फार्मूला उसमें लिखा गया है HgO, क्या लिखा गया है HgO। मर्क्यूरिक ऑक्साइड कैसे फार्मूला, देखिए यह मर्क्यूरस है, यह क्या है मर्क्यूरिक, तो यह मर्क्यूरिक है, Hg के ऊपर +2 और ऑक्सीजन के ऊपर -2, जब 2 इधर जाएगा 2 इधर और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, इसलिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फार्मूला होगा HgO। और अगर पूछ लिया जाए मर्क्यूरस ऑक्साइड, इसका फार्मूला Hg के ऊपर प्लस O के ऊपर -2, तो एक इधर जाएगा और -2 अर्थात 2 इधर आएगा, तो हो जाएगा Hg2O। तो Hg2O इसका नाम है मर्क्यूरस ऑक्साइड और HgO का नाम क्या है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। आपकी बुक में दिया गया है, इसी का एग्जाम्पल दिया गया है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है, जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड का विघटन होता है अर्थात यह टूटता है, जब टूटेगा यह तो बनेगा मरकरी और ऑक्सीजन, क्या बनेगा मरकरी और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है तो गैस हमेशा किसके रूप में होता है अणु, किसके रूप में होता है अणु, जैसे O2 N2, उसके बाद क्या हो गया Cl2, जो गैस होते हैं वो हमेशा किसके रूप में होते हैं अणु, अर्थात उनके पीछे 2 लिखा जाता है। जब यहाँ पर 2 लिखा जाएगा तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा 2 और यहाँ पर भी 2। तो आपके बुक में यही एग्जाम्पल दिया गया है, आपकी बुक में क्या दिया गया है कि जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड का विघटन होता है अर्थात मर्क्यूरिक ऑक्साइड टूटता है तो मरकरी बनता है और क्या बनता है ऑक्साइड। तो देखिए जो अपक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे ही हम कहते हैं उत्पाद, क्या कहते हैं अपक्रिया जब पूरा हो जाता है, जब अपक्रिया संपन्न हो जाता है, जो जितने पदार्थ इधर बनते हैं इसी का क्या नाम रखा गया है, इन्हीं का नाम रखा गया है उत्पाद। तो हमारे जो Hg और O2, Hg और इधर से क्या हो गया O2, ये दोनों बताइए इसका नाम क्या रखा गया है उत्पाद। उत्पाद को हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट, क्या कहते हैं प्रोडक्ट। और अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है अर्थात इधर का एरो के जो इधर लिखा गया है इसका नाम रखा गया है अभिकारक, इसका नाम क्या है तो इसका नाम रखा गया है अभिकारक। तो ये हमारा हो गया अभिकारक, इसका नाम क्या है अभिकारक। अभिकारक को हम कहते हैं रिएक्टेंट, क्या कहते हैं रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, तो इससे हम कहेंगे रिएक्टेंट। तो चलिए क्या हो गया रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। अर्थात जैसे कोई भी अपक्रिया जब होता है, और अपक्रिया जैसे देख लीजिए अपक्रिया हमारा क्या है, जैसे हमारा अपक्रिया एक होता है N2 और H2, N2 और H2 से बनता है NH3, क्या बनता है NH3। चलिए इसे मैं लिख देता हूं, इसे भी एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को भी इसमें शामिल कर देता हूं। चलिए हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल, क्या हो गया पहला। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा क्या हो गया जैसे N2 और प्लस क्या हो गया H2, क्या हो गया तो बताइए N2 मतलब नाइट्रोजन गैस, H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। गैस जो भी होता है उसके पीछे सदैव क्या लिखा जाएगा 2, क्या लिखा जाएगा 2। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, फ्लोरीन क्लोरीन ये सब गैस हैं, जो गैस होते हैं उसके पीछे क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। अक्रिय गैसों को छोड़कर, अक्रिय गैस का मतलब जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, इनके पीछे 2 नहीं लिखा जाएगा। हीलियम का बस He लिखा जाएगा क्योंकि अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस के पीछे 2 नहीं लिखा जाता है, लेकिन गैसों के पीछे 2 लिखा जाता है। तो N2 प्लस H2 जब मिलता है, N2 और H2 जब मिलता है तो बनता है NH3, क्या बनता है और NH3 को हम कहते हैं अमोनिया गैस, क्या कहते हैं
अमोनिया गैस। NH3 का नाम क्या है? अमोनिया गैस। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जब अपक्रिया लिखा जाएगा, जैसे HgO से बना है Hg+O2, तो यहाँ पर देखिए एक एरो लगा है। क्या लगा है? एक एरो। और अपक्रिया में दो एरो लगा रहेगा। देखिए ऐसे, जैसे यहाँ पर बना है ऐसे, यदि एक एरो बना गया है, एक एरो, तो इसका नाम रखा गया है अनुत्क्रमणी। नाम क्या रखा गया है? ये किसका एरो है? अनुत्क्रमणी का। और यदि दो एरो बना है उसे कहते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया। अर्थात इस अपक्रिया का नाम रखा गया है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, इसका नाम रखा गया है उत्क्रमणीय अपक्रिया। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए हमें यहाँ पर क्या देखना है? हमें देखना है कि अपक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसका नाम क्या रखा जाता है? उसका नाम रखा जाता है उत्पाद। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इस अपक्रिया में उत्पाद कौन है, इस अपक्रिया में उत्पाद जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो इस अपक्रिया में NH3 हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट। क्या हो गया? NH3 क्या हो गया? प्रोडक्ट। और आपसे पूछा जाए अभिकारक प्रोडक्ट, यह क्या हो गया? प्रोडक्ट। और पूछा जाए कि अभिकारक, तो N2 और H2, तो जो यहाँ पर बीच में एरो होता है, एरो के उधर वाला क्या होता है? प्रोडक्ट। और एरो के इधर वाला क्या होता है? रिएक्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। तो हमारा हो गया अभिकारक। रिएक्टेंट। तो इसमें क्या लिखा गया है? पहला नंबर में ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बस इसमें यही लिखा गया है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान सदैव आपस में क्या होता है? बराबर। तो जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा उत्पाद के द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर। चलिए लिख लीजिए कि अभिकारक का द्रव्यमान, रसायन विज्ञान में द्रव्यमान भार का मतलब एक ही होता है। तो अभिकारक का भार या अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान बराबर हम लिखेंगे बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। और इसी का नाम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि इसका भार और उसका भार बराबर होता है। अर्थात इसका भार उसका भार बराबर है। इसका मतलब बताइए, पदार्थ नष्ट हुआ, यदि पदार्थ थोड़ा सा भी नष्ट हो जाता तो अपक्रिया होने के पश्चात उत्पाद का द्रव्यमान क्या हो जाता? कम हो जाता ना। लेकिन इसमें जब ये क्रिया होता है तो उसमें द्रव्य नष्ट भी नहीं होता है और द्रव्य उत्पन्न भी नहीं होता है। शुरू का द्रव्यमान और बाद का द्रव्यमान जो होता है क्या होता है? बराबर। यही हमारा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए पूरा का पूरा लिख लीजिए।
तो चलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित एक प्रश्न देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित एक प्रश्न देखिए और इससे समझिए क्या लिखा गया है कि सोडियम Na का 2.34 ग्राम का टुकड़ा सिल्वर क्लोराइड AgCl के 14.40 ग्राम लिखा हुआ 40 ग्राम में डालने पर, यहाँ पर में लिखा गया है, इतने ग्राम में डालने पर फिर क्या लिखा गया है कि 10.85 ग्राम सिल्वर एवं 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। चलिए देखिए इसका रिएक्शन क्या होगा और इसमें क्या कहा गया है कि उपरोक्त तथ्यों से द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध कीजिए। हमें किस नियम को सिद्ध करना है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करना है। तो चलिए हम देखते हैं द्रव्यमान के संरक्षण को नियम को कैसे हम सिद्ध करेंगे। चलिए सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में हम रासायनिक अपक्रिया को लिखेंगे। किसे लिखेंगे? रासायनिक अपक्रिया को हम लिखेंगे। चलिए यहाँ पर लिखा गया है कि सोडियम Na का 2.34 ग्राम का टुकड़ा। देखिए सोडियम क्या है? प्रतीक Na दिया गया है। तो सोडियम Na का कितने ग्राम का टुकड़ा? 2.330 ग्राम का टुकड़ा सिल्वर क्लोराइड AgCl के 14.40 ग्राम में डालने पर, अर्थात इसे AgCl के विलयन में क्या करेंगे? डाल देंगे, अर्थात दोनों को मिला देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस AgCl। जैसे पानी में कोई पदार्थ आप डाल दीजिए तो मिल जाएगा ना, वैसे AgCl समझ लीजिए पानी है, उसी में हम क्या करेंगे? सोडियम का टुकड़ा ना देंगे। जब नाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसके अंदर घुल जाएगा, अर्थात मिल जाएगा। तो मिलने का मतलब हम प्लस लिखेंगे। और AgCl का द्रव्यमान दिया गया है, कितना दिया गया है? 14.40 ग्राम में डालने पर 10.85 ग्राम सिल्वर। कितना सिल्वर बना? इससे सिल्वर बन गया। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है और बाद में क्या बना है? सिल्वर बना और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl। तो अब क्रिया क्या हुआ? Na और AgCl जब आपस में मिल गया तो NaCl बन गया और Ag क्या हुआ? बाहर निकल गया। तो Ag कितना बना है? 10.85 ग्राम सिल्वर। कितना बना है? 10.85 ग्राम सिल्वर और बना है 5.85 ग्राम क्या बना है? सोडियम क्लोराइड। तो लिखा गया है कि उपरोक्त तथ्यों से द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध कीजिए। ऐसा प्रश्न आपकी किताब में 3 से 4 प्रश्न दिया गया है और कहा जाएगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध कीजिए। तो चलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों क्या होता है? बराबर। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे अभिकारक का कुल द्रव्यमान। क्या निकालेंगे? अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान। तो चलिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अभिकारक का कुल द्रव्यमान क्या होगा? बताइए। इसमें अभिकारक क्या है हमारा? इसमें अभिकारक सोडियम है और AgCl है। तो इसमें अभिकारक हमारा सोडियम है, तो सोडियम का द्रव्यमान क्या है? 2.34 ग्राम। तो अभिकारक का द्रव्यमान का मतलब Na का द्रव्यमान और हमारा अभिकारक क्या है? और हमारा अभिकारक है AgCl। लिखेंगे AgCl का द्रव्यमान। यही दोनों हमारा क्या है? अभिकारक। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान आप निकाल लीजिए। चलिए Na का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 2.30 ग्राम प्लस AgCl का द्रव्यमान 14.40 ग्राम। चलिए इसे जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे 0 7 और कितना हो जाएगा? 16.70 ग्राम। ये हमारा क्या आ गया? अभिकारक का कुल द्रव्यमान। अब चलिए निकालेंगे उत्पाद का कुल द्रव्यमान। क्या निकालेंगे? अर्थात प्रोडक्ट का कुल द्रव्यमान। तो चलिए इसमें प्रोडक्ट देखिए क्या क्या है। प्रोडक्ट हमारा पहला नंबर है Ag का मतलब सिल्वर। हम लिखेंगे कि उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर क्या लिखेंगे? सिल्वर का द्रव्यमान, Ag का मतलब सिल्वर का द्रव्यमान प्लस क्या लिखेंगे? प्लस हम यहां पर लिखेंगे सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl का द्रव्यमान।
चलिए Ag मतलब सिल्वर, सिल्वर का द्रव्यमान कितना दिया गया है 10.85, 10.85 प्लस हम लिखेंगे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना है 5.85, 5.85 ये दिया गया है। चलिए दोनों को अब जोड़ देंगे। चलिए दोनों को जब हम जोड़ेंगे 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 8 8 16 और 1 हासिल 17, 5 0 5 हासिल कितना है 6, तो इसमें भी कितना आ गया 16.70। तो ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम कुछ नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है कि किसी रासायनिक क्रिया में द्रव्य को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं, या किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान सदैव बराबर होता है। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें देखेंगे हम कि अभिकारक का द्रव्यमान यहां पर लिखेंगे अतः अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान देखिए कितना है 16.70 और यही हमारा क्या आया है उत्पाद का द्रव्यमान। तो लिखेंगे अतः अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। ऐसे ही आपको पेपर में हल करना है, उत्पाद का द्रव्यमान। नीचे हम लिखेंगे कि इस प्रकार द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इस प्रकार द्रव्यमान संरक्षण के नियम सिद्ध हुआ, का नियम सिद्ध हुआ। तो यही हमारा हो गया अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। चलिए इतना लिखिए, ऐसे ही प्रश्नों को आपको हल करना है। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखेंगे स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। हेडिंग अपने कॉपी में आप लिख लीजिए और देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। तो देखिए स्थिर अनुपात का नियम, इसमें यह बताया गया है, इस नियम के अंतर्गत यह बताया गया है कि जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे कोई भी पदार्थ हो गया, जैसे हम ले रहे हैं जल, क्या लेंगे जल। इस नियम में देखिए क्या बताया गया है, जो जल होता है तो बताइए जल का फार्मूला क्या होता है, जल का फार्मूला होता है H2O। तो इस नियम के अंतर्गत यही बताया गया है कि जैसे जल का फार्मूला H2O होता है। अब देखिए जल जो होता है, यह जल कहाँ कहाँ पाया जाता है। आप जल या तो आप कुएं से प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से, कुएं से। यह किताब में आपके लिखा गया है कि जैसे जल आप कुएं से कहीं प्राप्त कर लीजिए, जल कुएं से प्राप्त कर लीजिए, या जल आप जैसे समुद्र से प्राप्त करेंगे, कहीं से भी आप जल प्राप्त कर लीजिए। यदि जल हमारा शुद्ध है, जल क्या है शुद्ध है, तो जल का फार्मूला क्या होता है H2। आपकी बुक में लिखा गया है, आपकी किताब में इसका उदाहरण समझाया गया है कि जैसे जल आप चाहे कुएं से प्राप्त कीजिए, चाहे समुद्र से प्राप्त कीजिए, या जल को आप प्रयोगशाला में निर्माण कीजिए। जल का कहाँ निर्माण करेंगे, प्रयोगशाला में आप इसका निर्माण कीजिए। तो क्या करेंगे, यदि हमारा जल शुद्ध है तो जल का फार्मूला होता है H2O। क्या होता है H2O। तो आप जल चाहे जहां से प्राप्त करेंगे, जब इसमें जल में देखेंगे, जल एक प्रकार की यौगिक है, तो इसमें हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन। इसमें क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो बताइए यदि हम आपसे कहें कि पूछें कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1। तो चलिए अगर यहाँ पर हम बात करें तो बताइए 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16। यहाँ पर भी देखेंगे 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो 2 हाइड्रोजन है 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16। चलिए इसे काट दीजिए, आप सरल कर देंगे काटने पर 1:8, 1:8, 1:8। तो इस नियम को यदि आप आसानी से समझेंगे तो इस नियम में यही बताया गया है कि यदि आप जैसे जल को आप किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त कर लीजिए। स्रोत का मतलब जैसे कुआं एक स्रोत है, झरना स्रोत है, ऊपर से पानी जब बारिश होता है गिरता है वो भी एक पानी का स्रोत है, अर्थात बादल जो है यह पानी का स्रोत है। तो इसमें बताया गया कि आप पानी को चाहे जहां से प्राप्त कर लेंगे, पानी को चाहे जहां से प्राप्त कर लेंगे, जब उसके तत्वों का आप भार निकालेंगे, क्या निकालेंगे भार, तो सदैव 1:8 आएगा। कितना आएगा 1:8।
चाहे जहाँ का पानी हो, समुद्र का पानी हो या कुएं का पानी हो, चाहे जहाँ का पानी या जल हो, जब उसमें तत्वों का भार का अनुपात निकालेंगे सदैव कितना आएगा? 1:8। कितना आएगा? 1:8 आएगा। तो चलिए देखिए इसका नियम क्या होता है। चलिए साथ में आप लोग पहले लिखिए। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार देखिए, इस नियम के अनुसार क्या नियम है? किसी यौगिक में, किसी यौगिक में, किसी यौगिक में उनके तत्वों के, किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों में किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। चलिए, तो क्या है? किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है, उसे चाहे किसी भी विधि, उसे चाहे किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए, या स्रोत से प्राप्त किया जाए। या स्रोत से प्राप्त किया जाए। तो चलिए, यही हमारा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। यही हमारा कौन सा नियम है? स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। क्या लिखा गया है कि किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, या यदि आप निश्चित लिखें तब भी सही है, द्रव्यमानों में निश्चित अनुपात होता है, उसे चाहे किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए। यही हमारा क्या है? यही हमारा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। और इससे पहले हमने आपको बताया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मैं जो परिभाषा आपको बताऊंगा ना, यह सबसे सरल होगा और सबसे छोटा होगा, और भारत का सबसे अच्छा परिभाषा यही है। सबसे छोटा सबसे अच्छा परिभाषा यही है कि किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमानों में एक निश्चित अनुपात होता है, उसे चाहे किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए। जैसे देखिए, अब समझ आएगा आपको। जैसे ध्यान से देखिए, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है जैसे जल, जल का फार्मूला क्या होता है? H2। तो जल के तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात, द्रव्यमान का मतलब भार। तो रसायन विज्ञान में द्रव्यमान और भार का मतलब एक होता है। जल के तत्वों के भार का अनुपात, भार का अनुपात, भार का मतलब द्रव्यमान, तो भार का अनुपात क्या होगा? चलिए, हाइड्रोजन का भार एक होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन है, तो 2 अनुपात, अनुपात निकालना है ना, तो अनुपात का चिन्ह लिखेंगे। और ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। अब जब इसे हम काट देंगे, जब इसे हम काटेंगे कितना आएगा? 1:, यहाँ पर लिख दे या 1:8। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? जैसे उदाहरण में जल के तत्वों का भार अनुपात, भार का अनुपात 1:8 होता है, 1:8 होता है। अब यही अनुपात, अर्थात यही अनुपात
सदैव होगा, सदैव होगा, चाहे चाहे जल को, चाहे जल को कुएं से या प्रयोगशाला में निर्माण किया जाए। तो चलिए देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि जल H2O के तत्वों के भार का अनुपात 1:8 होता है। यही अनुपात सदैव होगा, चाहे जल को कुएं से या प्रयोगशाला में निर्माण किया जाए। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि माने जो जल है, जल का भार का अनुपात क्या होगा, जल के तत्वों के भार का अनुपात क्या होगा, तो क्या होता है 1:8। अब यदि आप पानी को चाहे कुएं से निकालेंगे और तब भी उसमें अनुपात कितना निकलेगा 1:8, और यदि पानी को आप प्रयोगशाला में बनाएंगे तब भी कितना आएगा 1:8। वही तो लिखा गया है कि किसी यौगिक में, ये यौगिक है H2O, किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमान में, तत्व यही है द्रव्यमान मतलब 2 और 16 द्रव्यमान हो गया। तो किसी यौगिक में उनके तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है, उसे चाहे किसी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए। विधि का मतलब यदि चाहे आप उसे प्रयोगशाला में बनाइए या आप कहीं से भी जल को लाएंगे, हमेशा कितना आएगा 1:8 आएगा। और यहाँ पर भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड चाहे जहां से प्राप्त किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहे प्रयोगशाला में बनाया जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड से कहां पर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कोयला जहां होता है, कभी कोयला हो गया, या जहां पर दलदल है ना, जहां पर बहुत सारा गंदगी है, वहां से भी क्या निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप चाहे प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो जैसे कार्बन का क्या होता है 12, ऑक्सीजन का 16 गुना 32, 2 ऑक्सीजन है ना, जब काटेंगे इसे सरल करेंगे कितना हो जाएगा 3:8। काट दीजिए 4 से, 4 × 12 और 4 × 8 32। तो आप CO2 चाहे जहां से प्राप्त होगा, हमेशा उनके तत्वों के भार में अनुपात कितना होगा 3:8। अब CO2 चाहे जहां से प्राप्त किया जाए, चाहे किसी सिलेंडर से या किसी स्थान से, चाहे जहां CO2 जब प्राप्त होगा, उनके तत्वों के भार में अनुपात कितना सदैव होगा 3:8, बदलेगा नहीं। जैसे ये नहीं है कि CO2 यदि हम दूसरे स्थान से प्राप्त कर रहे हैं तो वहां पर बदल जाएगा अनुपात, ऐसा नहीं होगा, सदैव अनुपात क्या होगा 3:8। तो बताइए इतना आपको समझ आ गया यह नियम क्या है। बस इस नियम में यही समझना है और कुछ नहीं है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। हमारा अगला नंबर तीसरा नियम क्या है। चलिए तीसरा नियम क्या है, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए गुणित अनुपात का देखिए नियम क्या है। चलिए सबसे पहले गुणित अनुपात का नियम मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, उसके बाद आपको मैं यहाँ इसको समझाऊंगा कि गुणित अनुपात का नियम क्या होता है। चलिए इस नियम के अनुसार दो तत्व संयोग करके, संयोग का मतलब मिलना, दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं।
दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करती है दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करती है वे आपस में सदैव सरल गुणित अनुपात में होते हैं सदैव सरल गुणित अनुपात में होते हैं। ये हमारा नियम है गुणित अनुपात का नियम। तो देखिए ये हमारा गुणित अनुपात का नियम है। क्या लिखा गया है कि दो तत्व संयोग करके दो तत्व, बताइए तत्व क्या होते हैं? जैसे कार्बन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, नाइट्रोजन तत्व है, सल्फर तत्व है ना। तो दो तत्व संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करती है वे आपस में सदैव सरल गुणित अनुपात में होते हैं। चलिए इसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि गुणित अनुपात का नियम क्या है। चलिए देखिए उदाहरण इसका, देखिए उसका उदाहरण क्या है। उदाहरण में देखिए पहला नंबर उदाहरण देखिए, जब कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं। देखिए जब कार्बन और, ये हमारा उदाहरण है, जब कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, जब कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं। अब देखिए कार्बन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है। लिखा गया है ना कि जब दो तत्व संयोग करते हैं तो क्रिया करना का मतलब संयोग करेंगे। जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, संयोग का मतलब जुड़ना। देखिए नियम के साथ में उदाहरण समझेंगे। नजर आप कहीं होना चाहिए कि दो तत्व संयोग करके, दो तत्व मतलब कार्बन और क्या हो गया ऑक्सीजन, दो तत्व है, दो तत्व संयोग करके, संयोग कर लिया, दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो दो तत्व जब संयोग करेगा तो दो बनाएगा यौगिक या क्या बनाएगा, दो से अधिक। जैसे देखिए पहला नंबर क्या यौगिक बनाएगा, पहला नंबर बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो बनता है CO और CO का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। और यही दोनों कार्बन और ऑक्सीजन मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, उसका फार्मूला क्या होता है CO2। तो यहां पर क्या है, कार्बन ऑक्सीजन जब मिलता है, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। अब बैलेंस चलिए कीजिए, यहां पर 2 लिखा गया है, यहां पर भी हम क्या लिखेंगे 2 ना, यहां पर 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या बना है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ अब क्रिया जब भी होता है, यदि किसी अब क्रिया में जैसे ऑक्सीजन गैस है
उसके बाद नाइट्रोजन गैस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब गैस हैं। जो गैस होते हैं उनके पीछे 2 जरूर लिखना है आपको। जैसे यहाँ पर जो स्टूडेंट को लिखेगा उसका गलत माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें अपक्रिया नहीं पढ़ना है ना, हमें सिर्फ एग्जाम्पल समझना है। इसलिए कुछ किताबों में ऐसे दिया जाता है, यहाँ पर C, यहाँ पर O, जबकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमें गुणित अनुपात का नियम समझना है, इसलिए ऐसे लिखा जाता है। लेकिन इसे यदि आप सही से लिखेंगे तो ऐसे लिखना होगा, क्योंकि जो गैस होते हैं गैस के पीछे 2 लिखा जाता है, यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसके सामने आप लिख दीजिए 1/2। तो देखिए ऊपर 2 नीचे 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2 से जो 2 कैंसिल हो गया, ऑक्सीजन 1 बचेगा। तो यह भी अपक्रिया हमारा बैलेंस हो गया और यह भी अपक्रिया बैलेंस। अब देखिए 2 तत्व संयोग करके 2 से 2 कटेगा तो ऑक्सीजन ही बचेगा ना। तो 2 तत्व संयोग करके, 2 तत्व क्या संयोग करे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो इसमें 2 यौगिक बना है। तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, देखिए यदि यहां पर हम देखें तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा और कार्बन का, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा 12, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होगा 16। यहां पर देखिए कार्बन का कितना होगा 12, ऑक्सीजन का कितना होगा 2 है ऑक्सीजन ना, 16 दूनी 32। तो 2 तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। 2 तत्व कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करके 2 यौगिक बना लिए हैं। तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, देखिए एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर 16 है और ऑक्सीजन 32। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर अलग अलग है, भिन्न भिन्न है ना। तो एक तत्व मतलब ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करती है। निश्चित द्रव्यमान कार्बन का है, देखिए यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर। तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान वह ऑक्सीजन है, 16 और 32 भिन्न भिन्न है और दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया कर रही है ना। लिखा गया है वे आपस में सदैव सरल गुणित अनुपात में होते हैं। सरल गुणित अनुपात मतलब ऐसे, अब देखिए कार्बन का तो 12 है, यह निश्चित द्रव्यमान हो गया, और भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाला कौन सा यौगिक है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसका 16, यहाँ पर 32। यदि 16 और 32, यदि 16 32 को लिया जाए और इसका सरल अनुपात निकाला जाए, क्या निकाला जाए सरल अनुपात। सरल का मतलब इसे काटकर हम छोटा करेंगे, इसे काटकर हम छोटा करेंगे जब, तो 16 और यदि हम यहाँ पर देखें 32, ऑक्सीजन का बात हो रहा है, जब इसे हम काटेंगे तो आएगा 1 और अनुपातित 2, 16 का 16, 16 दूना 32। तो देखिए सरल गुणित अनुपात का मतलब कट गया तो 1 अनुपातित 2 आ गया, यही 1 अनुपातित जो 2 है ना, इसे ही कहते हैं सरल गुणित अनुपात। सरल का मतलब छोटा से छोटा हो गया, और गुणित का मतलब देखिए यदि 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा ना। जैसे सरल गुणित अनुपात मतलब होता है जैसे 1 होना चाहिए, फिर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद ऐसा आंसर आए, जब ऐसा आंसर आएगा उसी को नाम रखा गया है सरल गुणित अनुपात। जैसे अगर यहीं पर आंसर आ जाता 3:7, यह सरल गुणित अनुपात नहीं है। सरल गुणित अनुपात क्या होगा, जैसे 3:4, देखिए 3 के बाद 4 आता है ना, 1:2, 1 के बाद 2 आता है ना, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, इनका नाम सरल गुणित अनुपात है। यह सरल गुणित अनुपात नहीं है, क्या 1:5, 7:2, ये सरल गुणित अनुपात नहीं है। सरल गुणित अनुपात का मतलब क्रम से होना चाहिए, 1 2 3 4। देखिए हमारा आंसर किस में आएगा 1:2 में। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्या है, जैसे देखिए जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, चलिए हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो बनता है जल, क्या बनता है, तो H2O बन गया। अभी अब क्रिया को हम बैलेंस करेंगे। चलिए जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करता है बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें बता रहा हूं मैं, बहुत सारे बुक में यहाँ पर अपक्रिया बैलेंस नहीं किया गया है, क्योंकि हमें ये चीज नहीं पढ़ना है ना, हमें इस तरफ का पढ़ना है। देखिए हमने आपको इसी तरफ का बताया है ना, इसलिए यहाँ इस तरफ का बैलेंस नहीं दिया होता है, अपक्रिया को बैलेंस नहीं किया गया होता है, क्योंकि हमें इस तरफ का नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इस तरफ ध्यान देना है। तो अगर यदि आप बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2, यहाँ पर 2, H2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1/2।
यदि आपको क्रिया बैलेंस करना है तो बैलेंस ऐसे किया जाएगा, H2 + 1/2 यहाँ पर लिखेंगे 2 H2 + O2। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब क्रिया किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब क्रिया करेगा तो जल भी बन सकता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 का नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 का नाम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिए यहाँ पर एक और चीज जान लीजिए, मतलब ये हमें आगे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जिसे जल का जब पूछा जाता है संरचना, देख लीजिए आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपके पेपर में भी पूछा जाता है जल का संरचना क्या होता है। तो जल का संरचना ऐसे बनाया जाता है, जल का संरचना ऐसे बनाया जाता है, जल का संरचना ऐसे बनाया जाता है। ऑक्सीजन पर यहाँ पर 2 पॉइंट बनाना है, यहाँ पर 2 पॉइंट, यह क्या है? अब मैं आपको माने बहुत आगे पढ़ाऊंगा, जब आगे चैप्टर चलेगा उसमें पढ़ाऊंगा कि H2O का संरचना ऐसे बनाया जाता है। और H2O2 इसका नाम रखा गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका संरचना ऐसे बनाया जाता है, देख लीजिए ऐसे। और किताब में ऐसे दिया गया है, ऐसे क्यों कहा गया है? यदि ऐसे हम यहाँ पर ऐसे लाइन थोड़ा सा बना दी तो जैसे किताब खुलता है ना, किताब की तरह बन जाएगा। देखिए यदि यहाँ पर इसी पॉइंट को आगे बढ़ा दिया जाए और इसे मिला दिया जाए और इस तरफ देखिए जैसे कोई बुक खुलता है जब, वैसे होता है ना। इसलिए किताब में लिखा गया है कि H2O की संरचना ऐसे होती है, लेकिन H2O2 की संरचना खुली हुई किताब होती है। क्या होती है? खुली हुई किताब, अर्थात H2O2 की संरचना ऐसे बनाया जाता है। और यह क्या होता है? इसका नाम लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर, हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो अर्थात मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करता है तो जल भी बनता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। चलिए अब हम इसका द्रव्यमान देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना रहेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना रहेगा? 16। यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 और ऑक्सीजन का 32। ऑक्सीजन का 16 दूना 32 हो जाएगा ना। अब देखिए यही तो नियम है कि 2 तत्व संयोग करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन संयोग किया, 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। 2 बनाया यौगिक या 2 से अधिक बना दिया तो 2 यौगिक बनाया है। तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, और भिन्न भिन्न द्रव्यमान कौन सा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के, दूसरा तत्व क्या है? हाइड्रोजन, जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करती है। देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न है ना। करती है वे आपस में सदैव सरल गुणित अनुपात में होते हैं। आपस मतलब ऑक्सीजन का बात हो रहा है, ये दोनों आपस में ऑक्सीजन का जब हम निकालेंगे सरल अनुपात हमेशा कितना आएगा? एक सरल गुणित अनुपात आएगा। क्या आएगा? सरल गुणित अनुपात। कैसे? 16 और 32 का अनुपात निकालिए। 16 का 16 दूना, देखिए 1 के बाद 2 आता है ना, जब 1 के बाद 2 3 आए उसी का नाम रखा गया है सरल गुणित अनुपात। चलिए एक एग्जाम्पल और बताता हूं, सरल गुणित अनुपात सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर एग्जाम्पल। चलिए अगला नंबर एग्जाम्पल देखिए, अगला तीसरा नंबर एग्जाम्पल। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं। अब देखिए जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, अब इसमें मैं आपको बैलेंस करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्रिया है। देखिए जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो देखिए जब नाइट्रोजन मतलब N और प्लस O, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या बनता है? बनता है पहला नंबर N2O। हमने आपको बताया था कि N2O का नाम है लाफिंग गैस। N2O क्या होता है? लाफिंग गैस। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करता है तो लाफिंग गैस बनता है। और देखिए जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करता है तो बनता है NO। क्या बनता है? जैसे CO2 और CO बना था, जैसे इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 बना था, इसी प्रकार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करता है N2O बनता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करता है NO भी बनता है। और देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब क्रिया करता है तो यहाँ पर N2O3 भी बनता है। N2O3 देखिए कितने प्रकार का यौगिक बन सकता है, N2O भी बन सकता है, NO भी बनता है, N2O3 बनता है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करता है तब
NO2 बनता है। अब कैसे जानेंगे सर, मैं कैसे जानूंगा क्या बनेगा? आपको हमने पढ़ा दिया तो अब आपको घर पर याद करना होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करता है तो CO भी बनता है, CO2 बनता है। आप याद शुरुआत में रसायन विज्ञान में याद करना होगा, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ आसान हो जाएगा। जब यह अर्थात हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करता है तो जल भी बनता है और क्या बनता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करता है तो आप याद कर लीजिए क्रम से N2O बनाना है, NO बनाना है, N2O3 बनाना है, NO2 बनाना है और एक यौगिक O बनता है। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करता है तो 5 प्रकार का यौगिक बनता है। इसीलिए आपके परिभाषा में लिखा गया था कि जब दो तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 से अधिक यौगिक बनाए हैं ना, तो बनता है जब N और O मिलता है तो एक और यौगिक बनाता है, उसका नाम रखा गया है N2O5। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करता है तो कितने प्रकार का यौगिक बनाता है? 5 प्रकार का, और क्रम से याद रखना होगा। पहला नंबर N2O, दूसरा नंबर NO, तीसरा नंबर N2O3, चौथा नंबर NO2, पांचवा नंबर N2O5। 5 प्रकार का यौगिक बनाएगा। चलिए अब नियम को समझते हैं। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 14 दूना 28। नाइट्रोजन का भार 14 होता है, 2 नाइट्रोजन है 28। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पर नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, यहाँ पर नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 48, 16 3 48। यहाँ पर नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 32, यहाँ पर नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 16 पंचे। अब देखिए जैसे इसमें आपको दोनों बताया गया था कि कार्बन कार्बन का भार क्या है? निश्चित। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का भार क्या है? निश्चित। इस उदाहरण में देखिए नाइट्रोजन का भार निश्चित है नहीं, तो यही सबसे पहले हम नाइट्रोजन का भार मतलब क्या करेंगे? एक निश्चित कर देंगे। निश्चित करने का मतलब ऐसे जैसे देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 14 है 16, इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए। ऐसा क्यों करेंगे? जिससे नियम जो हमारा परिभाषा में लिखा गया है वो क्लियर हो जाए। जैसे 2 का जब गुणा करेंगे तो 14 दूना और 16 दूना, इसमें भी 2 का गुणा कर सकते हैं, इसमें 2 का गुणा, और काट देंगे बराबर भी हो जाएगा। देखिए 2 से काट दीजिए, 2 का 2, 2 चौक 8, 2 का 2, 2 छंग 12, फिर वही आएगा क्यों? नहीं, इसलिए हम दोनों में 2 का गुणा कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं 2 का? क्योंकि नाइट्रोजन का भार को हम क्या करेंगे? पहले निश्चित। इसमें एक तत्व का भार निश्चित था, लेकिन इस उदाहरण में एक तत्व का भार निश्चित नहीं है, इसीलिए पहले हम नाइट्रोजन का भार क्या करेंगे? अपने तरफ से निश्चित करेंगे। कैसे निश्चित करेंगे? यहाँ 28 है, यहाँ 28, यहाँ 28, तो 2 14 है, दोनों में क्या कर दे? 2 का गुणा कर दिया जाए। यदि यह भी 28 हो जाएगा, इसमें भी 2 का गुणा कर दो। 14 दूना 28 और 32 में 2 का गुणा होगा 64। अब देखिए जैसे यहाँ पर कार्बन का 12 12 हो गया था, देखिए नाइट्रोजन का 28, नाइट्रोजन का 28, इसमें भी नाइट्रोजन का 28, इसमें भी नाइट्रोजन का 28, इसमें भी नाइट्रोजन का 28। बताइए निश्चित हो गया ना? तो जो तत्व निश्चित नहीं है जिसका भार, उसे अपने तरफ से निश्चित करने के लिए इसमें भी 2 का गुणा हमने कर दिया और इसमें भी 2 का गुणा कर दिया। अब देखिए नाइट्रोजन का भार 28, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28। तो परिभाषा क्या था? जब 2 तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, वो कौन तत्व है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 16, 32, 48, 64, 80। एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्रिया करती है। देखिए नाइट्रोजन का निश्चित द्रव्यमान है, आपस में सदैव सरल या गुणित अनुपात में होते हैं। कैसे? चलिए ऑक्सीजन का निकाल दीजिए अनुपात। देखिए सरल अनुपात जब निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? चलिए ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है? 16, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है? 32, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है? 48, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है? 64, और इसमें ऑक्सीजन का क्या है? 80। और जब इसे हम काटेंगे देखिए 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंचे। देखिए 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4, 4 के 5। इसी को कहते हैं सरल गुणित अनुपात। चलिए आज का कंप्लीट हो गया टॉपिक। पहला नंबर क्या था? स्थिर अनुपात का नियम, और दूसरा हमने क्या पढ़ा? गुणित अनुपात का नियम। तो पूरा 3 नियम हो गया, 2 नियम बचा है, अब हम अगली क्लास में देखेंगे। वह भी आपको आ जाएगा, धीरे धीरे नियम क्या हो जाएगा? सब खत्म।
आज हम चौथा नियम क्या पढ़ेंगे सर? लिखा गया है कि व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। क्या लिखा गया है? व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। चलिए देखिए कि व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम क्या होता है, और एक इसके आगे और जो नियम है वह है गैलुसैग का नियम। क्या है? गैलुसैग का नियम क्या होता है? उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मोल अवधारणा क्या होता है, जो कि आप सभी को हर एक चीज समझ आएगा जब आप क्लास को शुरू से देखेंगे और आप कॉपी कलम साथ में लेकर बैठेंगे, तब आपको हर एक चीज समझ आएगा। चलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करती है तो उनका द्रव्यमान समान होता है या गुणित अनुपात होता है जिन मात्राओं में वे परस्पर संयोग करते हैं। देखिए यह परिभाषा अब आपको समझ नहीं आएगा, अब यह परिभाषा आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन कहेंगे आप कि सर लेकिन ये समझ आएगा कैसे? तो चलिए देखते हैं। पहले हम आपको क्या करेंगे ना, आपको उदाहरण बताएंगे, उसके बाद इस परिभाषा का अर्थ बताएंगे। चलिए पहले आप उदाहरण देखिए, तब परिभाषा का अर्थ समझेंगे कि यह लिखा क्या गया है। चलिए देखिए उदाहरण में क्या समझेंगे। देखिए इधर जैसे हमारा हो गया कार्बन, सी का मतलब क्या होता है? कार्बन। जैसे हमारा हो गया कार्बन, क्या हो गया? कार्बन, और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। देखिए जब हम यह नियम पढ़ते हैं, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम पढ़ते हैं, तो इसमें एक चित्र बनाया जाता है। वह चित्र क्या होता है? एक त्रिभुज के आकार का होता है। कैसा होता है? एक त्रिभुज के आकार का। लिखा गया है कि जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व की, अर्थात इसमें कुल 3 तत्व लेना है। कितना? 3 तत्व। देखिए पहला तत्व हमने ले लिया कार्बन, दूसरा तत्व ऑक्सीजन, एक तत्व और लेना होगा, उसको यहां पर लिखना होगा। जैसे हमने ले लिया H। अपने मन से मत लीजिएगा, आपको उदाहरण समझना है और उसे समझकर यह याद कर लेना है कि हमें यहाँ पर कार्बन लिखना है, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। अपने मन से मत लिख देना कि सर यहाँ पर हमने लिख दिया Mg, सर यहाँ पर लिख दिया O, उसके बाद सर यहाँ पर भी हमने लिख दिया Mg। ऐसा नहीं, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, जैसे आपको बताया जाएगा, जिन उदाहरण को आपको समझाया जाएगा और आपकी बुक में जो उदाहरण दिया गया है ना, वैसे ही आपको समझना है, वैसे ही आपको याद करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। देखिए 3 तत्व हो गया। कितना हो गया? 3 तत्व। यहाँ लिखा गया है कि जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, दो तत्व का मतलब एक कार्बन और ऑक्सीजन, और किसी तीसरे तत्व के, तीसरा तत्व क्या हो गया? हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें इसे समझिए पहले। देखिए जब कार्बन और हाइड्रोजन, जब कार्बन और हाइड्रोजन जब अपक्रिया करता है ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन जब अपक्रिया करता है तो वहां पर बनता है CH4। क्या बनता है? CH4 मतलब मेथेन गैस। CH4 को हम क्या कहते हैं? मेथेन गैस कहते हैं। अगला नंबर, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है ना, तो वहां पर बनता है H2O मतलब जल। क्या बनता है? H2O। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करता है तो क्या बनता है? जल बनता है, सबको पता है। उसके बाद जब कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करता है तो बनता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। यह भी सबको पता है। ऐसे नहीं बनता है कि कार्बन और ऑक्सीजन सर हमने मिला दिया और कार्बन ऑक्सीजन मिलाने के बाद लिख दिया CO10। ऐसे नहीं बनता है फार्मूला। अपने मन से थोड़ी, यहाँ पर अपने मन से नहीं लिखा जाता है 10। अपने मन से मत लिख दीजिएगा कि सर कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया, हम यहाँ पर लिखेंगे C3H14। नहीं, गलत। ऐसे नहीं बनता है। आपको पता होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलने से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। H और O अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से क्या बनता है? जल बनता है। तो जो बनता है आपको वही लिखना है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। तो चलिए कार्बन और हाइड्रोजन मिलने के बाद CH4 बन गया, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा H2O बनेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा, क्या बनेगा? CO2। अब देखिए, अब आपको क्या समझना है। देखिए यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि कार्बन का भार कितना होता है, तो कार्बन का भार होता है 12। कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन कितना हाइड्रोजन यहाँ पर है? 4 है, तो लिखेंगे 12:4। समझ में आया? यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है, तब यहाँ पर लेकिन 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 16। कितना लिखेंगे? 16। तो यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 16। अब देखिए क्या करेंगे, और यहाँ पर देखिए अब कार्बन के यहाँ 12 है,
और हाइड्रोजन का 4, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को निश्चित करेंगे, क्या करेंगे, निश्चित। जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, दो तत्व कौन कौन है, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मात्रा भिन्न भिन्न होना चाहिए। कार्बन और ऑक्सीजन यही दो तत्व हैं, इनकी मात्राएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए, लेकिन किसी तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करते। तीसरा तत्व क्या है, इसका मात्रा क्या होना चाहिए, निश्चित। निश्चित का मतलब समान। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो पहले आप इसे निश्चित कर लीजिए। निश्चित का मतलब इसमें दोनों में आप 2 का गुणा कर दीजिए। जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 16 दूना, अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गया 4, हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गया 4। तो बताइए तीसरा जो तत्व है इसकी मात्रा क्या हो गया, निश्चित। और कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32। बताइए इसका 12 इसका 32 भिन्न भिन्न हो गया कि नहीं। तो जो जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, देखिए कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, किसी तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करती है। तीसरा तत्व हाइड्रोजन यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। तो इसमें क्या है अब देखेंगे। देखिए अब कार्बन 12 है, कार्बन का मात्रा 12, ऑक्सीजन की मात्रा 32, और यही मात्रा जब हम ऊपर देखेंगे यही आंसर आएगा। देखिए कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 दूना, देखिए बराबर आया कि नहीं। यहाँ पर इसे ही पहले हम सॉल्व कर देंगे। जो यहाँ पर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, जब इनका अनुपात देखेंगे 12:32 होगा, यही अनुपात यहाँ ऊपर भी होगा बराबर। तो यही लिखा गया है। क्या लिखा गया है, अब देखिए समझिए कि जब दो तत्व की भिन्न भिन्न मात्राएं, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, भिन्न भिन्न मात्राएं किसी तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करती है। तीसरा तत्व की निश्चित मात्रा 4, यहाँ पर भी 4 निश्चित हो गया। यहाँ पर निश्चित नहीं था लेकिन हमने निश्चित कर दिया। तो किसी तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा से संयोग करती है तो उनका द्रव्यमान समान होता है। तो उनका द्रव्यमान समान होता है या गुणित अनुपात होता है जिन मात्राओं में वे परस्पर संयोग करते हैं। तो लिखा गया है तो उनका द्रव्यमान समान होता है। उनका मतलब कार्बन का और ऑक्सीजन का, कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान समान होता है जिन मात्राओं में वे परस्पर संयोग करते हैं। अर्थात यहाँ पर कार्बन का जो अनुपात है और ऑक्सीजन का अनुपात है, यही अनुपात क्या होगा, ऊपर भी होगा। यही समझाया गया है। थोड़ा लैंग्वेज आपको यहाँ पर याद करना होगा, बाकी आपको यही समझना है कि जब कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 12:32 आ गया, यही अनुपात वहां पर आएगा। जब ऊपर देखेंगे यही अनुपात आएगा हमारा। समझ में आया। चलिए इससे पहले नोट करिए, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब अंतिम नंबर और 5वां नंबर हमें क्या सीखना है, नियम नंबर 5 और अंतिम, गैलुसैक का नियम। इस नियम में आप पहला एग्जाम्पल याद रखिए, क्योंकि पहला एग्जाम्पल हर बुक में दिया गया है। पहला एग्जाम्पल सरल होता है, ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर, गैलुसैक का नियम। गैलुसैक का नियम चलिए देखिए यह नियम क्या है। गैलुसैक का नियम सबसे सरल यही नियम है। देखिए यह नियम क्या है, लिखिए। चलिए इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार चलिए देखिए क्या है कि जब दो गैसें आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो उनका आयतन एक सरल अनुपात में होता है। जब दो गैसें आपस में संयोग करती हैं, लिखा गया है संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो उनका आयतन एक सरल अनुपात में होता है। फिर आगे लिख लीजिए थोड़ा सा, जबकि उन गैसों का ताप व दाब निश्चित हो। चलिए यही हमारा क्या है, यही हमारा है गैलुसैक का नियम। आप जितने 5 नियम है सबसे पहले आप इन 5 नियमों को याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में कोई ना कोई नियम जरूर पूछा जाएगा। 5 नियमों को याद कर लीजिए और उनका एक एक उदाहरण भी याद कर लीजिए। चलिए, जब दो गैसें आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो उनका आयतन एक सरल अनुपात में होता है। देखिए इसका उदाहरण क्या होगा। इसका उदाहरण क्या होता है, इसमें क्या लिखा गया है कि जब हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन गैस Cl2, देखिए हाइड्रोजन भी एक प्रकार का गैस है तो यहां पर हम G लिखेंगे, G का मतलब गैस। क्लोरीन भी एक प्रकार का गैस है, यहां पर G लिखेंगे। और जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलेगा, जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में संयोग करेगा तो यहां पर बनेगा HCl। क्या बनेगा? HCl एक प्रकार का यौगिक है। तो अब क्रिया यही होगा, H2Cl2 मिलकर बनेगा 2HCl। क्या बनेगा? 2HCl। अब देखिए, जैसे यदि पूछा जाए कि H2 का आयतन बताइए, क्या पूछा जाए? यदि आपसे पूछा जाए H2 का आयतन, चलिए आपसे पूछा जाएगा H2 का मोल क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। H2 का मोल या आयतन, यदि आपसे पूछा जाए कि H2 का मोल या आयतन कितना है, H2 का मोल या आयतन कितना है, तो आप याद कर लीजिए। जब अब आगे हम ऐसे ही अपक्रिया पढ़ेंगे, किसी रासायनिक अपक्रिया में यदि पूछा जाए जैसे H2 का मोल या आयतन, Cl2 का मोल या आयतन, HCl का मोल या आयतन, तो क्या करेंगे, जो आगे नंबर लिखा होगा, जैसे H2 के आगे कौन सा नंबर है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, क्या मानेंगे? 1। इसका मतलब H2 का मोल या आयतन 1 है। ऐसे ही बस आपको जानना है, ऐसे आपके बुक में दिया गया है और ऐसे ही जाना जाता है। अर्थात किसी रासायनिक अपक्रिया में इन तत्वों के सामने जो संख्या लिखा गया होता है उसी को हम मोल या क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जैसे HCl का कितना मोल है? 2, और आयतन कितना है? 2। तो HCl का आयतन भी 2 है और मोल भी कितना है? 2। तो जो सामने नंबर लिखा होता है इसी को मोल कहते हैं और इसी को आयतन कहते हैं। तो H2 का मोल या आयतन 1 है, देख लीजिए। Cl2 का मोल या आयतन, चलिए Cl2 का मोल या आयतन कितना है, तो Cl2 के सामने क्या लिखा गया है? 1, तो हो गया 1। चलिए HCl का मोल या आयतन कितना है?
HCl का मोल या आयतन, मोल या आयतन, चलिए कितना है मोल या आयतन 2। तो अर्थात यह 1 है, यह भी 1 है और यह 2 है। तो इसी को कहा गया है कि 1 अनुपाते 1 अनुपाते 2, 1 1 2, इसी का नाम रखा गया है सरल अनुपात। कि जब दो गैसें आपस में संयोग करके यौगिक बनाती हैं तो उनका आयतन एक सरल अनुपात होता है, 1 अनुपात 1 अनुपाते 2। यह एक सरल अनुपात है। क्या है? सरल अनुपात, 1 अनुपाते 1 अनुपाते 2, यह एक सरल अनुपात है। कैसा है? सरल अनुपात। चलिए जैसे एक और उदाहरण देखते हैं। सरल अनुपात का मतलब जैसे 1 2 3 4 न 5 6, ये सब छोटे छोटे संख्या है ना। सरल का मतलब छोटा से छोटा संख्या है। देखिए 1 और 2 छोटा छोटा संख्या है ना, इसका मतलब इनका यह क्या है? सरल अनुपात। चलिए जैसे एक उदाहरण और देखेंगे हम, ये हमारा उदाहरण पहला था। चलिए दूसरा नंबर, जब N2 नाइट्रोजन गैस होता है और प्लस H2 हाइड्रोजन भी क्या होता है? गैस। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन संयोग करता है, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करता है तो बनता है NH3। क्या बनता है? NH3 भी एक प्रकार का गैस है। जब नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, आपस में संयोग करता है तो अमोनिया गैस बनता है। अमोनिया गैस का फार्मूला क्या होता है? NH3। अब देखिए यह क्रिया बैलेंस कैसे होगा? यहाँ पर लिखा जाता है 2। क्या लिखा जाता है? 2। यहाँ पर लिखा जाता है 3। देख लीजिए N2, तो N2 हो गया और हाइड्रोजन कितना है? 3 दूनी 6, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 क्या है? 6। तो देखिए यहाँ पर ये तो पूछा जाए कि नाइट्रोजन का कितना आयतन है, तो नाइट्रोजन का कितना आयतन है यदि आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का कितना आयतन है, तो आप क्या बताएंगे कि नाइट्रोजन का आयतन जो है 1 है। क्या है? 1 हो गया। चलिए हाइड्रोजन का आयतन 3 और NH3 का आयतन 2। तो जो है ना 1 अनुपाते 3, यहाँ पर अनुपात हम लगाना हो लगा दीजिए या नहीं, और 2, तो 1 3 2, यह भी एक सरल अनुपात है। 1 3 2 भी क्या है? सरल। तो सरल का मतलब छोटी छोटी संख्या है। जैसे ऐसे नहीं, क्या हमारा आंसर ऐसे आ रहा है क्या कि 9 अनुपाते 14 अनुपाते 17, बहुत बड़ा है ना? नहीं, सरल का मतलब छोटी छोटी संख्या है। वह कैसा आ रहा है? जैसे इसमें 1 2 1 2 3, यह कैसा है? सरल अनुपात। कैसा है यह? सरल अनुपात। बस गैलुसैक ने ही बताया था, गैलुसैक ने ही बताया था कि जब दो गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनका आयतन एक सरल अनुपात होता है। जैसे 1 अनुपाते 1 अनुपाते 2, 1 अनुपाते 3 अनुपाते 2, यह दोनों का दोनों कैसा है? सरल अनुपात। बस हमारा आज यही का नियम समाप्त हो गया। सरल अनुपात।